इससे पहले ड्रैगन इसके सवालों का जवाब दे, ड्रैगन चाहता था कि ये इसका थोपड़ा अच्छे से तोड़ मरोड़ दे, उसके बाद वो उसके सवालों का जवाब दे। तो ये बोलता है ठीक है, अगर तुम एंटरटेनमेंट ही चाहते हो तो चलो थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए, उसके बाद बाकी की बातें होंगी। और जैसे इतना बोल रहा होता है ड्रैगन तभी तेजी से आता है, उसे किक मारता है, जिसके किक से ये बचता है और दोबारा अटैक इससे पहले करे देखता है कि ड्रैगन अपनी जगह से गायब हो चुका है और उसके सामने तुरंत आ गया है और दोबारा से एक पंच, और बार बार लगातार अटैक किया जा रहा था और बस ये इसके पंच से और किक से बचने की कोशिश कर रहा था और सोच रहा था कि ये काफी ज्यादा फास्ट है और बार बार लगातार किक्स और पंच खाया जा रहा था और बस देख रहा था कि ये किस तरह से लड़ रहा है। और इसका मूवमेंट काफी ज्यादा स्पीड था, इतना ज्यादा कि उसे मैच ही नहीं कर पा रहा था और बच तक नहीं पा रहा था। बार बार पिटने के बाद ये डिसाइड करता है कि ये पहले वो काम करेगा जिसके लिए वो यहाँ पे आया है, और इतना सोचने के बाद वो ड्रैगन के अटैक से बचता है, थोड़ा सा पीछे हटता है। तो ड्रैगन बोल रहा है तुम बार बार पिट रहे हो, इससे इतना तो मुझे पता चल गया कि तुमने मड का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया हुआ है, इसीलिए तुम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो फाइट में, ना तुम मेरा बराबरी कर पा रहे हो। और इतना बात सुनते ही इसे याद आता है वो लड़की का कहा गया बात कि मड एक इमोशन का फील देता है जो उस बंदे के इमोशन जैसा होता है, और उस बंदे का मतलब था ड्रैगन के इमोशन जैसा होता है। तो ये इतना तो समझ जाता है कि ये इससे नहीं जीत पाएगा, तो ये सोचता है जो काम के लिए आए हैं चलो अब उस काम को अंजाम देते हैं, और तभी दौड़ पड़ता है सीधे डायरेक्टर की गाड़ी की तरफ, क्योंकि ये यहाँ पे आया था डायरेक्टर को मारने के लिए, क्योंकि चेयरमैन ने इसे मारने के लिए कहा था, क्योंकि डायरेक्टर चेयरमैन के लिए अब खतरा बन सकती है, क्योंकि चेयरमैन को भी अब अंदाजा हो गया है डायरेक्टर कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है जिससे उसके लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा सबूत इकट्ठा कर रही है जिसका भनक चेयरमैन को अभी तक लग गया होगा, इस वजह से ये इसे खत्म करना चाहता है। तो ये दौड़ के आता है उसकी कार की तरफ और कोशिश करता है कि विंडशील्ड को तोड़ते हुए सीधे उसे मार सके, लेकिन जैसे ऐसे करने वाला रहता है ड्रैगन पीछे से आके उसे पकड़ता है और ये विंडशील्ड के ऊपर ही गिर जाता है, और ड्रैगन उसे घिसारते हुए नीचे लेके आता है और दूसरा पंच मार के साइड करता है और बोलता है तुम कर क्या रहे हो, तुम बीच फाइट से भागा है, और मैंने जितना सोचा था ये फाइट तो उससे भी ज्यादा बोरिंग है, तुम लीडर बनने के लायक भी नहीं हो। वो लोग जो तुम्हें लीडर लीडर कहते हैं और तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं, उन लोगों को शायद अपना आंख खोल के देखना चाहिए कि तुम लीडर बनने के लायक नहीं हो और उन्हें अपना लीडर चेंज करना चाहिए। और ये जमीन पे बैठा हुआ रहता है और इन सभी बातों को सुन के बैठा हुआ ही रहता है। ड्रैगन सोचता है इससे आखिर हो क्या गया, कहीं ज्यादा चोट तो नहीं आ गया। तो ड्रैगन इसके कंधे पे हाथ रख के पूछता है तुम ठीक तो हो ना, और तभी अचानक ये चाकू घुमाता है और ड्रैगन को लगता तगड़ा सा कट, और उसके बाद ये ड्रैगन की तरफ घूमता है एक चाकू लेके, और ये अब आ चुका था इमोशन जोन में और बोल रहा था कि अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो तुम भी मरोगे। तो ड्रैगन बोलता है तुम चाकू का इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हें यहाँ जान से मारने के लिए आया हूँ, जो तुम इस खतरनाक वेपन का इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जान के लिए मैं खतरा हूँ, इस तरह की तुम चीजें सोचते हो। और तुम्हें अचानक क्या हो गया, तुम्हारे अंदर इमोशन एक्टिव हो गया, क्या तुमने अभी किसी तरह गोली लिया या फिर बिना गोली के तुम अचानक इमोस्ड हो गए, कहीं इस वजह से तो नहीं कि तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारी जान के ऊपर कब खतरा आ गया है इसलिए तुम इमोस्ड हो गए। चलो कोई भी बात हो, अब मजा आएगा लड़ने में। और इस बार भले ही इसके हाथ में नाइफ, लेकिन ड्रैगन का स्पीड के सामने इसका नाइफ भी कोई काम नहीं आ रहा होता है। तो ड्रैगन उसके हाथ पे एक पंच मारता है जिससे चाकू उससे दूर गिरने लगता है, और तभी ये तेजी से जाता है, दोबारा चाकू को पकड़ता है और दोबारा से ड्रैगन के ऊपर हमला करता है, लेकिन ड्रैगन अपने स्पीड से बचते हुए इसे दोबारा से पंच मार रहा होता है और ये चाकू का इस्तेमाल काफी ज्यादा अच्छे तरीके से कर रहा होता है। और ड्रैगन अब इसके स्पीड को देख के थोड़ा हैरान, तुम आखिर ये सब चीजें कर कैसे रहो, तुम पहले तो ऐसा नहीं कर पा रहे थे, क्या तुमने अभी अभी मड का इस्तेमाल किया है। और दूसरी साइड सीना काफी ज्यादा चिंता कर रही थी ड्रैगन का, क्योंकि वो बंदा अब चाकू का इस्तेमाल कर रहा है ड्रैगन से लड़ने के लिए, और इस टाइम पे इसे ऐसा लगता है कि ड्रैगन का मदद करना चाहिए। तो जो स्टील बॉल से इसके ऊपर हमला हो रहा था उसमें से एक गाड़ी का नीचे गिरा हो रहा था, तो वो उसे उठा के बोलती है क्या हम स्टील बॉल से उसे मारे ताकि उसका ध्यान थोड़ा भटके और ड्रैगन को थोड़ा टाइम मिल सके, और उसके बाद ड्रैगन उसे पीट देगा, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। तो डायरेक्टर बोलती है तुम कुछ भी मत करो, ड्रैगन सब कुछ संभाल लेगा, तुम बस कोशिश करो कि तुम छुपी हुई रहो, उन लोगों को ना दिखो। और एक जो दूसरी गाड़ी इनका पीछा कर रही थी वो पीछे खड़ी रहती है और उसमें भी एक बंदा छुपा हुआ रहता है और वो भी फाइट को देख रहा होता है और सोचता है हम जिस काम को पूरा करने के लिए आए थे डायरेक्टर को मारने के लिए, वो तो गाड़ी का अंदर ही अभी भी बैठी हुई है, तो ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ उसे मारने का, क्योंकि वो लड़की है, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, हाथ पैर हिलाएगी, मैं तो ये सब कुछ संभाल ले लूंगा, तो ये काम मैं ही कंप्लीट करूंगा और बॉस से मुझे तारीफ भी मिलेगी ये काम करने के बदले। तो और सामने पड़ा हुआ रेंज को भी उठा लेता है ताकि उसे अच्छे तरीके से पीट सके और एक बार में काम तमाम कर सके। दूसरी साइड हम लोग आते हैं फाइट पे वापस, जहाँ पे ये फाइट करते समय सोच रहा होता है उन लाइन्स के बारे में जो पहले इसे सिखाया गया था कि ऐसे ऐसे काम करता है, जो मड का इस्तेमाल करोगे या फिर जब तुम इमोशन जोन में जाते हो तो दूसरे के चाल को तुम प्रेडिक्ट कर पाते हो। तो अब ये लाइंस इसे भी दिखाई दे रही थी और इसे भी अब अंदाजा लग गया था कि इमोशन क्या होता है, कैसे काम करता है। लेकिन इन सब चीजों का इस्तेमाल करने के बाद भी मैं इस बंदे से नहीं जीत पाऊंगा क्योंकि ये मुझसे कई ज्यादा पावरफुल। और उसके बाद ये अपना थोड़ा सा पास्ट याद करता है
क्योंकि ये हिस्ट्री रहा है। किसी के साथ भी अगर डायगोन का फाइट होता है तो डायगोन के साथ बीच फाइट में उसे याद आता है उसका पास्ट। हर किसी के साथ ये हो चुका है, जितने भी लोगों ने अभी तक डायगोन से फाइट किया है। तो चलो अब इसका पास्ट देखते हैं किस तरह का रहा है ये। इसे जितना तक याद रहता है, इसके पास पहले कोई रहने के लिए घर नहीं था और ना ही कोई ऐसा इंसान जो इसे खिला पिला सके और सही राह दिखा सके। तो मैंने सर्वाइव करने के लिए वो कुछ किया जो मेरे लिए जरूरी था, खाना चुराना, किसी को पीटना, जब जैसा जरूरत पड़े वैसा बन जाना। कभी अगर मारपीट करने की जरूरत पड़ा तो मैं शेर जैसा ताकत का इस्तेमाल करके मारपीट करता था। कभी अगर मुझे चोरी करने की जरूरत पड़ा तो मेरा हाइना जैसा तेज चोरी करता था। कभी मुझे ऐसा लगा कि मुझे तेज दांतों की जरूरत है तो मैं क्रोकोडाइल बन गया। यानी सिचुएशन के हिसाब से मैंने देखा कि कब क्या सही है और उस हिसाब से मैंने अपना कदम बढ़ाया। और ये सब कुछ हो पाया मेरा शार्प दिमाग से, जिस वजह से मैं अभी तक सर्वाइव कर पा रहा हूँ। और मेरा शार्प दिमाग अभी ये कह रहा है कि सर्वाइव करने के लिए ये जरूरी है कि मैं इस बंदे से दूर रहूं, क्योंकि ये बंदा मेरे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये मुझे मार भी सकता है, मैं इसके सामने कुछ भी नहीं और मेरे सेंसेस गलत नहीं बताती हैं। और दूसरे साइड वो बंदा चोरी चोरी चुपके आ रहा था डायरेक्टर की गाड़ी की तरफ कि डायरेक्टर को मार सके, और उसे धीरे धीरे आते हुए डायरेक्टर भी देख लेती है। और जैसे ही बंदा सामने आके मारने की कोशिश करता है, डायरेक्टर तेजी से गाड़ी का दरवाजा खोलती है और झटके देने वाले मशीन से एक तेज का झटका देती है। और यहाँ ये बंदा गलती कर चुका था, डायरेक्टर को कम आंकने का, क्योंकि डायरेक्टर कम नहीं है, उसे मार्शल आर्ट आता है, कुंफू आता। और ऐसे डेंजरस सिचुएशन में वो ऐसा तो हो नहीं सकता बिना हथियार के घूमे, तो इस वजह से वो शॉक देने वाला मशीन साथ में लेके घूम रही थी। हो सकता है पेपर स्प्रे भी हो उसके पर्स में। तो ये लोग कभी नजर पड़ता है कि आखिर गाड़ी की तरफ हुआ क्या, ये कैसा आवाज आ रहा था। इसका नजर पड़ता है कि डायरेक्टर के साथ और कोई भी है जो कि छुप के देख रहा है। तो ये सोचता आखिर वो है कौन और वो छुप क्यों रहा है। तो डायगोन बोलता है तुम इधर उधर अपना ध्यान मत भटकाओ और मुझ पे फोकस करो। उसके बाद ये थोड़ा अपने दिमाग में सोचता है इस टाइम पे इसे क्या करना चाहिए। अब मेरा इमोशन भी एक्टिव हो चुका है तो मैं उन लाइंस को भी देख सकता हूँ। तो अब मैं अगर ऐसा करूँ कि मैं सीधे दौड़ना स्टार्ट करूँ डायरेक्टर की तरफ, और डायगोन अगर मेरा पीछा करता है तो मैं उन लाइंस को देख पाऊंगा जो डायगोन से होते हुए मुझ तक पहुंचेगी। और मैं तेजी से जब वहां पे जाऊंगा तो मैं उन लाइंस को देख लूंगा, और जैसे ही वो लाइंस मेरी तरफ आने स्टार्ट करेगी और उन सब लाइनों में मैं प्रिडिक्ट कर लूंगा कि कौन सा लाइन मेरे पास आ रहा है अपने सेंसस से। और जैसे ही वो लाइन मुझ तक आने वाली रहेगी मैं उससे बच जाऊंगा। उसके बाद डायरेक्टर का खेल खत्म। लेकिन इसे तब महसूस होता है कि वो लाइन जो उसकी तरफ आने वाला है वो अचानक उस एरिया से गायब हुआ जिसे वो डॉच किया था, और सीधे उसके चेहरे पे के सामने आया। एक बुलेट उसके सामने से गुजरा, बिल्कुल उसके चेहरे के सामने से, बस उससे वो हल्के सा बचा। और उसके बाद वो प्रेजेंट टाइम में आता है जहाँ वो सोचता है अगर मैं इस तरह का चाल चला तो मैं तो पक्का मर रहूंगा। और उसके बाद उसे एहसास होता है कि जो कुछ उसने अभी बस सोचा था, अपने सेंसेस का इस्तेमाल करके सारा चीज खुद सोचा, उसके बचने का डिसाइड किया, लेकिन लास्ट में उसे ऐसा लगा कि वो हार ही जाएगा। और वो अभी तक उस जगह से हिला नहीं था, बस वो प्रिडिक्ट कर रहा था कि कैसे कैसे होगा, क्या क्या हो सकता है। लेकिन वो अपने प्रिडिक्शन और अपने तगड़े सेंसेस, जो कि इसे लगता था इसका सेंसेस को कोई नहीं बीट कर सकता है, उसमें इसने देख लिया कि ये कुछ भी करेगा कि डायगोन से नहीं बच पाएगा, डायगोन इसे मार ही देगा। और डायगोन दोबारा बोलता है कि मैंने तुमसे कहा ना तुम मेरी तरफ ध्यान दो, पर तुम मेरी बातों को सुन ही नहीं रहे हो। क्या तुम इस फाइट को सीरियस नहीं ले रहे हो। और जैसे ही इतना बोलता है, इस बंदे को एक लाइन दिखाई देता है जो कि सीधे इसकी तरफ आ रहा था, काफी ज्यादा तेजी से, एक बुलेट की तरह। और उसके बाद इसकी सेंसेस बोलती हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं इस बंदे के सामने जीत पाऊंगा। और मेरी सेंसेस मुझे ये कह रही है कि अगर मुझे सर्वाइव करना है तो यहाँ से भागना पड़ेगा। और उसके बाद वहाँ तेजी से दौड़ने स्टार्ट करता है। और डायगोन इससे पहले कि उसके पीछे जाए, पीछे से डायरेक्टर आवाज देते हुए बोलती है कि उसे जाने दो। तो डायगोन बोलता है पर क्यों, इसे जाने क्यों दूं, ये खुद हमारे पास आया है और अभी मैं इसे पकड़ के पीट सकता हूँ, सब कुछ यहीं पे निपट जाएगा। तो डायरेक्टर बोलती है नहीं, अभी इसे जाने दो, हम लोग इस चीज को बाद में निपटाएंगे। और उसके बाद ये अपने दिमाग को थोड़ा शांत करता है और उसके बाद सोचता है कि अभी क्या हुआ। अचानक इस बंदे के पास इमोशन आ गया था, जरूर ये हिजुन नहीं किया होगा। ओह हिजुन, तुम कर क्या रहे हो और कहाँ हो तुम। और तभी हमें हिजुन को दिखाया जाता है जो कि एक लंबे टूर के बाद वापस आता है। और ये लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है, तुम काफी दिनों बाद दिखे हो मुझे, और उसे गले ही मिलने चले जाती है। हिजुन अपने स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उसके हक से बचता है। ये लड़की इस पे चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, मुझसे गले तो मिल ही सकते हो, इतने दिनों बाद तुम मिले हो मुझे। हिजुन बोलता है कि जो टेस्ट तुम कर रही थे उसका रिजल्ट क्या आया, क्या हम लोग सक्सेसफुल हो पाए। वो लोग अच्छे खासे ताकतवर हैं और वो लोग अपना काम अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन वो लोगों के पास दिमाग थोड़ा कम है। वो टेस्ट सक्सेसफुल हो पाया। लड़की बोलती है मैंने काफी सारे टेस्ट किए, कुछ फेल हो गए लेकिन 2 सक्सेसफुल हो गए हैं। तो हिजुन इसे कंधे को पकड़ते हुए बोलता है तुम सच बोल रही हो, क्या हम लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो लड़की बोलती है तुमने कहा था अगर
अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो तुम मेरा एक विश पूरा करोगे। तो हिचुन बोलता है हाँ मैंने कहा था, तो सच बताना हम लोग सक्सेसफुल हो गए ना, मैं तुम्हारा कोई भी विश पूरा करने के लिए तैयार हूँ। तो हम लोग आते हैं डायरेक्टर पास वापस, जहाँ डायरेक्टर डैगन को बोल रही थी कि तुमने मेरे बात को सुना और समझा, ये काफी ज्यादा बढ़िया है और तुमने उस टाइम पे खुद को रोक लिया और मैं तुम्हें बाद में सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी कि मैंने तुम्हें क्यों रोका उसके पीछे जाने से। और तभी आता है मिंशू का फोन। मिंशू वही बंदा रहता है जो कि डैगन का बेंचमेट हुआ करता था, चश्मिश, और डैगन को ऐसा लगता था कि वो उसके पे ऊपर नजर रखे हुए और सारा इंफॉर्मेशन डायरेक्टर को दे रहा है, लेकिन वो प्रूफ नहीं कर पाया। और अभी उसका नाम सुनते ही उसे ऐसा लग गया था कि वही बंदा नजर रखे हुए था और पहले सारा इंफॉर्मेशन डायरेक्टर को देता था। और डायरेक्टर उससे बात करते हुए बोल रही थी कि जितना मैंने सोचा था उससे काफी ज्यादा जल्दी चीजें हो रही हैं, चलो अब हम लोग अपने फाइनल प्लान को अंजाम देते हैं। और उसके बाद मिंशू बोलता है ठीक है, फाइनल प्लान अब चालू होता है। और उसके बाद गाड़ी एक जगह पे रुकती है और डैगन पूछता है कि आखिर ये कौन सी जगह है। तो डायरेक्टर बोलती है ये वो जगह है जो कि हमारा लास्ट प्लेस होने वाला है रुकने के लिए, और अब मुझे जो ग्रेपियोंग पर्सनली टारगेट कर रहा है और मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। चेयरमैन का बात हो रहा है यहाँ पे, चेयरमैन इसे मारने की कोशिश कर रहा है। तो अब टाइम आ चुका है कि जो ग्रेपियोंग और ग्रेपजॉन कल्ट को नीचे गिराने का, और इस बार मेरा वार खाली नहीं जाने वाला है। तो डैगन को चाकू की वजह से कट लग गया रहता है, तो उसे पट्टी लगाना जरूरी रहता है। इस वजह से डायरेक्टर उसे पट्टी लगाने के लिए जा रही थी। तभी शीना बोलती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं डैगन के हाथ पे पट्टी लगा दूंगी। तो डायरेक्टर बोलती है ठीक है, तब तक मुझे कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स करने हैं, मैं वो कर लेती हूँ। डैगन शीना को मना कर रहा होता है कि तुम्हें पट्टी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो शीना बोलती है हाँ तुम एक हाथ से ही पट्टी लगा लोगे अपने दूसरे हाथ में, कोई बात नहीं, मैं लगा दे रही हूँ, तुम इतना क्यों डर रहे हो मुझसे, मैं अच्छे से लगाऊंगी। उसके बाद पहले तो घाव को ठीक से साफ करती है, जितना भी एक्स्ट्रा ब्लड फैला हुआ रहता है उन सभी को हटा के उसके बाद पट्टी करने चालू करती है। और बोलती है घाव उतना ज्यादा गहरा नहीं है, मुझे लगा था ये काफी ज्यादा गहरा हो जाएगा जिस तरह के चाकू तुम्हें लगा था। तो डैगन बोलता है चाकू जैसे ही मुझे लगने वाला था मैंने डॉज कर लिया, बस हल्का सा कट है, और तुम जो मेरा मरहम पट्टी कर लियो इसके लिए थैंक्स। तो शीना बोलती है थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए, तुमने मुझे बचाया, तुम स्टार्टिंग से मुझे बचाते आ रहे हो, लेकिन मैं इन सब चीजों को गलत समझ रही हूँ। पहले भी मुझसे गलती हुई थी जब तुम मुझे बचाने के लिए आए थे और इन सभी चीजों से दूर कर रहे थे, तब मैंने समझ लिया कि तुम उन्हीं लोगों में से एक हो जो मारपीट करते हो और वायलेंस से ही मामला सॉल्व करते हो। तुम एक गुंडे लग रहे थे तब मुझे, लेकिन ये सब कुछ गलत था, मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। और काफी ज्यादा दुखी होकर बोलती है कि मैं अब तुमसे माफी मांगती हूँ, जो मैंने पहले कहा था उसके लिए मुझे माफ कर देना डैगन, मैंने सब कुछ गलत समझ लिया, तुम तब भी मुझे बचा रहे थे और अभी भी तुम मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हो, तुम मेरे लिए सेवियर हो। और डैगन उसे सीरियस चेहरा बनाते हुए देख रहा था और कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो शीना बोलती है शायद मैं कुछ ज्यादा ही बोल रही हूँ, मुझे पट्टी जल्दी जल्दी करना चाहिए, तुम्हें दर्द हो रहा होगा, तुमने आज काफी ज्यादा मारपीट किया, अब तुम्हें थोड़ी रेस्ट की जरूरत है। डैगन बोलता है शीना तुम्हें सॉरी बोलने की कोई भी जरूरत नहीं थी, अगर कोई भी मुझे उस तरह लड़ते हुए देखता तो उसे ऐसा ही लगता कि मैं भी कोई गुंडा हूँ, उन्हीं लोगों में से एक। तो जैसा तुमने मुझे देखा वैसे ही तुमने मुझे समझा, लेकिन मैं ऐसा बचपन से नहीं था। और उसके बाद ये अपना सुनाता है बचपन का कहानी, जहाँ इसे हर एक बात पे बुली किया जाता था। जो इसके साथ इसके बैचमेट थे वो इसे छोटी छोटी बात पे परेशान करते थे। जैसे जब ये स्कूल पहुंचता था तो इसका मजाक उड़ाता था कि इसमें से काफी ज्यादा गंदा महक आ रहा है। जब ये खाना खाता था तो इसे कहा जाता था ये काफी ज्यादा खाना खा रहा है, ये कोई भिखारी है क्या जो फ्री का खाना देखते ही टूट पड़ता है। काफी लोग इसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो इन सब बातों को बस इग्नोर करते जाता था। और कभी कभी मजाक तो हद से बाहर ही निकल आता था। कभी इसके पीछे पेपर चिपका के इसका मजाक उड़ाया जाता था, कभी इसका ऊपर चौक फेंका जाता था ये बोल के कि शायद इससे तुम्हारा गंदगी थोड़ा मिट जाएगा, तुम्हारे ऊपर ये अच्छा लग रहा है। और एक बात तो इतना बात बढ़ गया था कि इसके बैग को सीधे क्लासरूम से बाहर ही फेंक दिया था। और उस टाइम पे काफी ज्यादा बारिश आ रहा था, ये काफी ज्यादा टेंशन में आ गया था और अपने बैग को लाने के लिए वो तेजी से दौड़ पड़ता है बीच क्लास में ही। तो जैसे वो जा रहा होता है तभी इसे टीचर बोलते हैं तुम ऐसे दौड़ के कहाँ जा रहे हो। तो ये टीचर को बोलता है टीचर इन लोगों ने मेरा बैग बाहर फेंक दिया है, मैं उसी को लाने के लिए जा रहा हूँ। और बस टीचर इसकी तरफ देखते हैं और बिना उन लोगों को सजा दिए और बिना इसका मदद किए ये बस बोलते हैं हाँ ठीक है जाओ, तुम्हें अपना सामान का जिम्मेदारी खुद उठाना चाहिए, तुम जाके लेके आ सकते हो और अगली बार थोड़ा केयरफुल रहना। और ये बस देख के सोच रहा है ये क्या कर रहे हैं टीचर, क्योंकि इस टाइम पे जिन्होंने डैगन का बैग फेंका था उन लोगों को टीचर को सजा देना चाहिए था, लेकिन टीचर ने भी उस टाइम पे कुछ भी नहीं किया। वो बस बोले कि तुम्हें अपना सामान का जिम्मेदारी खुद ही उठाना चाहिए। और उस टाइम पे टीचर ने भी मेरी मदद नहीं की थी। और मैं सच बताऊं तो उस बैग में मेरे बुक से ज्यादा कीमती और कुछ भी था। उसके बाद वो दौड़ते दौड़ते बुक के पास पहुंचा था और बैग में से एक फोटो निकालता है और बोलता है ये फोटो मेरे लिए काफी ज्यादा कीमती है,
और उस फोटो को देखते देखते वो रो ही पड़ता है। और तब तक तो सब ठीक था, लेकिन उसके बाद जो हुआ, जिन लोगों ने भी मुझे परेशान किया था उन लोगों ने मेरा पंच खाया और पंच से ही सब सॉल्व हुआ। पंच बाय पंच सब कुछ सॉल्व होते गया। मेरा जितना भी प्रॉब्लम था सब सॉल्व हो गया और जो मुझे परेशान करते थे अब मुझे परेशान नहीं करते। और शायद तब से ही स्टार्ट हुआ था जब मैंने मारपीट करके मामला को सॉल्व करने चालू किया। ये मैंने किया था अपना सर्वाइवल के लिए। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं अभी तक लोगों द्वारा परेशान होता रहता। और ये कहानी सुनने के बाद सूजी काफी ज्यादा सैड हो जाती है कि इसके साथ क्या क्या हुआ, ये बंदे ने काफी कुछ फेस किया हुआ है। और डायगोन बोलता है कि शायद ये एक्सक्यूज भी हो सकता है। और मुझे बाद में पता चला कि स्ट्रांग बनने के और भी काफी सारे तरीके होते हैं जिससे मैं बुली होने से बच सकता हूँ। और मैं उन्हीं तरीकों पे अब काम कर रहा हूँ, पढ़ाई करना और अच्छे स्कोर लाना, दूसरे तरीके से पावरफुल हो सकूं, बिना कोई मारपीट किए अपने लाइफ को थोड़ा आसानी से जी सकूं। और ये सब बोल ही रहा होता है तभी शीना इसे गले लगा लेती है और काफी कस के गले लगाई हुई होती है और बोलती है शांत हो जाओ। तो ड्रैगन बोलता है क्या मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ? तो शीना बोलती है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम ज्यादा बोल रहे हो? तो ड्रैगन बोलता है तुमने मेरा मुंह जो ढक के रखा हुआ है ताकि मैं और बात ना कर सकूं। शीना बोलती है मुंह ढक के रखा हुआ है, लेकिन किस चीज से? उसके बाद वो देखती है कि ड्रैगन का मुंह ढका हुआ है और वो काफी कस के उसे गले लगाए हुए थे। तो चिल्लाते हुए उसे दूर करती है कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तुम बोलो बोलो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। और दूसरे साइड यहाँ डायरेक्टर बात कर रही होती है जो बोलती है यहाँ से काफी ज्यादा आवाज आ रहा है, मुझे भी पता है। और सीना आप क्या बोले उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तो वो बोलती है कि मैंने बैंडेज ठीक से लगा दिया है, अब खून भी नहीं बहेगा वहां से। और दौड़ते हुए वहां से जाते हुए बोलती है कोई चीज की जरूरत होगी तो मुझे बुला लेना, मैं बस बगल वाले ही रूम में हूँ। और डायगोन अभी अपने पट्टी को देख रहा होता है और सोचता है सर्वाइवल के लिए सबका अपना अपना रीजन होता है जो लोग इस चीज में आते हैं। मेरे लिए मारपीट करना सर्वाइवल का ही एक हिस्सा है, लेकिन शायद दूसरों के लिए ये नहीं है। कुछ लोग अपना से ज्यादा दूसरों को इंपॉर्टेंट समझते हैं और उन्हें बचाने के लिए मारपीट करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ अपने आप के लिए मारपीट करता हूँ, अपने सर्वाइवल के लिए करता हूँ। तो किडनैपर से बचने के बाद सूजी अपने घर आ चुकी होती है और सोच रही होती है कि अभी तक तो सुयुग सो गया होगा, मुझे धीरे धीरे अपने रूम की तरफ जाना चाहिए ताकि उसका नींद ना खराब हो। और जैसे धीरे धीरे रूम में जा रही होती है तभी सुयुग वहां बैठा हुआ रहता है और बोलता है तुम लेट हो सूजी। सूजी बोलती है तुम मुझे डरा क्यों रहे हो और तुम ऐसे अंधेरे में क्यों बैठे हो, यहाँ लाइट तो तुम जला ही सकते हो। तो सुयुग बोलता है सूजी तुम इतने लेट कहाँ पे हो गई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा और बिना बताए तुम इतने लेट तक तो बाहर रहती नहीं हो, आखिर आज ऐसा क्या हो गया जो तुमने मुझे नहीं बताया? मैं काफी ज्यादा चिंता में आ गया था कि तुम्हें कुछ हो ना गया हो। तो सूजी बोलती है नहीं नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ, बस मैं अपने एक दोस्त के साथ थोड़ा घूम रही थी और घूमते घूमते मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। हम लोग थोड़े से पास्ट में चलते हैं जहाँ पे ये लोग दोनों घर की तरफ आ रहे थे और ये बोलता है सूजी तुम सुयुग को इस बारे में कुछ भी मत बताना, जो कुछ भी अभी हुआ, तुम्हें किडनैप कराया गया तो वो सब तुम सुयुग को मत बताना। मुझे पता है सुयुग वो लोग से काफी ज्यादा स्ट्रांग है और सुयुग उन लोगों को हरा सकता है, लेकिन वो लोग काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन फिर भी वो लोग सुयुग को नहीं हरा पाएंगे कितना भी वो लोग खतरनाक क्यों ना हो। ये बोलता है ठीक है मैं मानता हूँ सुयुग काफी ज्यादा स्ट्रांग है, वो उन सभी को 1-on-1 में हरा देगा, लेकिन वो लोग काफी ज्यादा बुरे लोग हैं, वो लोगों के पास ऐसा चीप ट्रिक है जिसका वजह से भले वो लोग सुयुग को हरा ना पाए लेकिन सुयुग को काफी ज्यादा डैमेज दे सकते हैं, उसे काफी गंदे तरीके से मार सकते हैं। और क्या तुम ऐसा चाहोगी वो लोग अपने चीप तरीके का इस्तेमाल करें? अभी के लिए ये ठीक होगा तुम ये सब कुछ बात सुयुग को ना बताओ और मैं उन लोगों का इंटेंशन पता करता हूँ कि आखिर वो लोगों ने तुम्हें किडनैप क्यों किया था और आगे वो लोग क्या करने वाले, उसके बाद हम लोग आगे सोचेंगे कि उन लोगों के साथ क्या करना है। तो अभी आते हैं प्रेजेंट में जहाँ सूजी दोबारा से बोलती है मैं अपने दोस्तों के साथ घूम रही थी, इसी वजह से थोड़ा लेट हो गया और तुम्हें इतना कोई भी चिंता करने का जरूरत नहीं था सुयुग, और मैं अब धीरे धीरे बड़ी हो रही हूँ तो मुझे अपना लाइफ का डिसीजन खुद लेना पसंद है। क्या तुम ये चाहते हो कि तुम मुझे कंट्रोल करो? क्या तुम इस टाइप के भाई हो? और ये सुनने के बाद सुयुग का जैसे चेहरा उतर जाता है। नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था, मुझे लगा कि तुम खतरे में हो और अपना बात को एक्सप्लेन करने जा रहा था। तो सूजी बोलती है नहीं मुझे काफी ज्यादा थकान महसूस हो रहा है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। और सुयुग अपना बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा लाइफ को कंट्रोल नहीं करना चाहता, बस ये बात था कि मैं तुम्हारे बारे में चिंता कर रहा था। और सूजी चली जाती है अपने रूम में। दूसरी साइड ऑर्फनेज में ये बंदा काफी ज्यादा गंदे हालत में ऑर्फनेज में जैसे तैसे आया हुआ रहता है, काफी ज्यादा पिट आके डायगोन के हाथ होते। ये पूछता है कि आखिर हुआ क्या तुम्हारे साथ और किसने किया ये तुम्हारा हालत? ये बोलता है उस बंदे को बुलाओ, वो लड़का कहाँ पे है, उसे जल्दी बुलाओ। उसके बाद ये कुर्सी में बैठता है, वो लड़का दौड़ते हुए आता है और बोलता है आपने मुझे बुलाया, क्या काम है बोलिए। तो ये बंदा उस लड़के का सर पकड़ते हुए बोलता है कि तुम जाओगे चेयरमैन के ऑफिस हाई स्कूल, वहां से तुम्हें वो चीज लेके आना है। तो ये बोलता है मुझे लाना क्या है? कि वो बताता है डायगोन, ली साम, लीजियन, पाक सुयुग, टीचर, ड्राइवर, एनीथिंग, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन तुम्हें मिले, जो कुछ भी सारा का सारा इंफॉर्मेशन वहां से कलेक्ट करके लेके आना है। एक सिंगल इंफॉर्मेशन नहीं छूटना चाहिए ऐसा जो कि मुझे ना पता हो और चेयरमैन को पता हो। जो कुछ भी चेयरमैन को अभी तक पता है मुझे भी वो सब कुछ पता होना चाहिए। तो हम लोग आते हैं डायरेक्टर के पास जहाँ कोई से कॉल में बता रहा था कि बुल्ली इंचार्ज के बारे में और भी काफी कुछ डिटेल्स निकल के आ रहे हैं और भी कुछ होने वाला है।
है। तो डायरेक्टर बोलती है इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये अभी एक स्टार्टिंग है, तुम समझ जाओगे किस चीज़ का और ये ज़रूरी क्यों है। और तभी डायगोन आता है और बोलता है कि मुझे यूनिफॉर्म चाहिए। तो डायरेक्टर बोलते हैं यूनिफॉर्म किस लिए चाहिए, तुम अभी कुछ दिनों तक स्कूल नहीं जा पाओगे, तुम्हें स्कूल जाने की अभी कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन डायगोन बोलता है क्यों, मुझे स्कूल जाना है, क्योंकि परफॉर्मेंस एवोल्यूशन आज ही है, मुझे जाना ज़रूरी है। तो अब स्कूल का बात हो ही गया है तो हम लोग पहुंचते हैं सीधे स्कूल पे, जहाँ पे डायगोन आज एब्सेंट था। और कैप्टन की मंडी देख के सोच रही है कि डायगोन नहीं आया आज, डायगोन नहीं आया आज, वो फिर क्यों नहीं आया, क्या फिर कोई खतरा आने वाला है, क्या वो स्कूल छोड़ के जा चुका है, फिर दोबारा से कुछ लोग आए हैं उसे ढूंढते हुए और हमें ही पीट दिए तो क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और ये लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तो इन सभी टेंशन का सोल्यूशन ढूंढने के लिए ये लोग सीधे पहुंचते हैं सूजी के पास। इन लोगों को ऐसा लगता है कि वो दोनों लोग काफ़ी ज़्यादा गहरे दोस्त हैं, अभी डायगोन क्यों नहीं आया ये पता सूजी को ही होगा। तो ये लोग सीधे वहाँ पे पहुंच जाते हैं और देखते हैं सूजी काफ़ी ज़्यादा सैड रहती है। तो उसे उठाने की कोशिश करते हैं, सूजी उठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन यहाँ आके रोकने लगता है कि कैप्टन तुम ऐसे यूआईएनएस को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, देख नहीं रहो ये कितने ज़्यादा सैड है, सैड फील कर रही है, तुम्हें ऐसे नहीं उसे उठाना चाहिए, चलो चलो भागो यहाँ से। तो सूजी बोलते हैं नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो मुझसे बात कर सकते हो, और तुम यहाँ पे आए हो तो ज़रूर तुम मुझसे डायगोन के बारे में ही बात करना चाहते हो। और बाल हवा मुड़ाते हुए बोलती है कि मैं भी बात करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। उसके बाद ये इन सभी को छत पे लेके जाती है। तुम मुझे ढूंढ रहे हो, यानी कि तुम डायगोन के बारे में इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं डायगोन से काफ़ी ज़्यादा क्लोज हूँ तो मैं ही इन सब इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे पाऊंगी। तो तुम बिल्कुल सही समझते हो, मैं डायगोन के साथ काफ़ी ज़्यादा क्लोज हूँ और मैं कल उसी के साथ थी। तो कैप्टन बोलता है तुम अपने आप बड़बड़ाना बंद करो, अभी तक मैंने एक क्वेश्चन तक तुमसे नहीं पूछा है, तुम अपने आप बोलते जा रही हो। और फिर ये दोबारा बोलती है अगर तुम्हें डायगोन से मिलना है और उससे बात करना है तो तुम मुझे किडनैप करना पड़ेगा, तब तुम मुझसे मिलो और बात कर पाओगे। और तुम मुझे जैसे ही किडनैप करोगे डायगोन दौड़ते दौड़ते मुझे बचाने के लिए आ जाएगा। पिछले दिन जो हुआ वो कहानी सारा बताने स्टार्ट करती है, कुछ लोग मुझे गलती से किडनैप कर लिए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा पर्सन खराब था, ऐसा था, डायगोन आया मुझे बचाया, और ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा मज़े मज़े में बता रही थी। कैप्टन बोलता है ये कोई मजाक का बात नहीं है, तुम जो ये मज़े मज़े में बता रही हो और इतना ज़्यादा हंस रही हो, तुम किडनैप हुई थी, सीरियसली तुम किडनैप हो चुकी थी और तुम्हें ये सब कुछ मजाक लग रहा है, ये सीरियस है। और अगर तुम इतना कुछ बता ही चुकी हो तो मुझे और चीज़ों का भी जवाब चाहिए, वो लोग कौन थे और तुम्हें ही किडनैप क्यों किए और वो लोगों का पर्पस क्या था। तो सूजी बोलते हैं रीज़न तो मुझे पता नहीं उन लोगों ने मुझे क्यों किडनैप किया था, लेकिन वो लोग ट्रेफियन कल्ट के थे, इसी तरह का बात चल रहा था, कोई ऑर्फेनेज से वो लोग थे। और पीले वाला लड़का बोलता है तुम किडनैप हो चुके थे, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो चुका था, लेकिन तुम किसी बात के लिए श्योर ही नहीं हो, तुम शायद बोल रही हो, और तुम्हें कन्फर्मेशन नहीं है कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था, वो लोगों ने क्यों किया है तुम्हें किडनैप। और इन सभी बातों को रिपीट करते हुए कैप्टन सोच रहा था कि आखिर इसका रीज़न क्या हो सकता है। वो लोग ट्रेफियन कल्ट के थे। तभी वो लोग देखते हैं कि छत का जाली को पकड़ते हुए ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, और ये कोई आम बिल्डिंग नहीं है, ये 5 तल्ला से 6 तल्ला बिल्डिंग है, जहाँ पे कोई इसका जाली पकड़ के चढ़ने का कोशिश कर रहा है। और इन्हें भी वो हाथ दिखाई देता है। तो ये बोलते हैं कि आखिर ये ऐसे छत में चढ़ कौन रहा है। सूजी बोलती है चढ़ रहा है, तुम ये देख के हैरान नहीं होगी, कोई बंदा इतनी ऊंची इमारत चढ़ रहा है, वो भी अपने हाथों से, बिना कोई सेफ्टी के। आखिर ये क्रेजी बंदा है कौन जो ऐसे पागलपना कर रहा है। और ये और कोई नहीं रहता है, ये रहता है सुह्यूग। और उसके बाद सुह्यूग छलांग लगाते हुए सीधे छत पे आता है और बोलता है तुम लोग सही समझे, ये मैं ही हूँ और मैं यहाँ काफ़ी देर से हूँ, सुबह से मैं हूँ यहाँ इसी तरह लटका हुआ। और सुह्यूग सूजी को बोलता है कि तुम किडनैप हो गई थी, इस बारे में तुमने मुझे कल क्यों नहीं बताया, तुमने तो कहा कल कि सब कुछ ठीक था, कुछ भी नहीं हुआ तुम्हें। और मोटो भी वहाँ पे आ जाता है और साइड से निकलता है, बिल्कुल एक निंजा जैसे छुपा हुआ रहता है उस तरह वो छुपा हुआ था, और पर्दा हटाते हुए निकलता है और बोलता है सुह्यूग तुम गुस्सा मत हो, मैं सब कुछ तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। और बाकी लोग सोच रहे आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, कोई दीवार पे छुपा हुआ है, कोई जाली चढ़ के आ रहा है, और ये लोग कब से हैं यहाँ पे। यहाँ ये सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि ये सब बालमांग का कारनामा था, उसी का वजह से ये सब कुछ हुआ, पर तुम्हें इतना चिंता करने का जरूरत नहीं है सुह्यूग, अब सब कुछ सॉल्व हो चुका है, तुम टेंशन मत लो। और सूजी बोलती है कल मैं काफी ज्यादा थक गई थी, इसलिए मैंने कल तुम्हें कुछ भी नहीं बताया, तो तुम इतना बुरा मत मानना सुह्यूग। और सुह्यूग काफी ज्यादा रोने वाला चेहरा में आ जाता है और बोलता है कल जो तुमने कहा था सूजी, उससे तो मेरा दिल ही टूट गया, ऐसा मन मन में सोच रहा होता है, लेकिन सूजी को नहीं बताया हुआ रहता है। कैप्टन बोलता है कि ये काफी ज्यादा टेंशन का बात है, हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। डायगोन ने सूजी को बताया या वो लोग दोबारा डायगोन पे हमला कर सकते हैं रिवेंज लेने के लिए, तो हमें डायगोन का मदद करना चाहिए इससे पहले कि डायगोन के ऊपर और कोई खतरा आए। और सुह्यूग को बोलता है कि मैंने सुना है तुम्हारा रिलेशन ग्रेफियन कल्ट के साथ उतना कुछ बढ़िया नहीं है, और क्योंकि डायगोन ने तुम्हारे सिस्टर को ही बचाया है, और तुम ऐसा करो कि तुम हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ ताकि हम लोग डायगोन को प्रोटेक्ट कर सकें। और सुह्यूग अभी बिल्कुल शांत रहता है और थोड़ा सा चिंता कर रहा होता है मोटू कि अब क्या ये आंसर देगा, ये काफ़ी ज़्यादा इजी नहीं होने वाला है, इसका लिए आंसर क्या दे, ये कुछ भी जवाब दे यही फंसेगा।
पहला जो इसका ग्रेफियन कल्ट के साथ अभी जो रिलेशन चल रहा है पैसों को लेकर, कि ग्रेफियन कल्ट इसे पैसे देगा, उसके बदले ये उसे काम करके देगा, वो जो भी काम करवाने चाहते हो वो, और वो पैसा अपने लिए नहीं चाहता, वो सूजी के लिए ही चाहता है ताकि वो उसे अच्छी लाइफ दे सके। लेकिन दूसरा तरफ डायगोन जो कि अभी खतरे में है, और अगर उसे भी कुछ हो गया तो भी सूजी काफी ज्यादा दुखी हो जाएगी, और सुयुक सूजी को दुखी नहीं देख सकता। तब सुयुक बोले क्या, वो तो बिल्कुल फंसी चुका है, अब वो क्या करेगा। और सुयुक इस टाइम पे काफी ज्यादा टेंशन में, सीरियस चेहरा बनाते हुए, चेहरे से पसीना टपकते हुए, और बाकी लोग जवाब जानना चाहते थे कि आखिर सुयुक किसकी तरफ है, क्या जवाब वो देगा। तो सुयुक बोलता है उन सब बातों को छोड़ो, तुम लोग काफी ज्यादा वीक हो, पहले हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। अगर तुम लोग डायगोन की मदद करने भी जाओगे तो उल्टा डायगोन के लिए तुम लोग परेशानियां ही खड़ा कर दोगे, क्योंकि जब तुम डायगोन का मदद करने जाओगे तुम खुद ही मुसीबत में फंस जाओगे, और डायगोन फिर तुम्हें बचाने के लिए आएगा, उसके लिए मुसीबतें और बढ़ जाएगी। तो तुम लोगों के लिए यही ठीक होगा कि तुम लोग उसके रास्ते में मत आओ, वो अपने काम को अच्छी तरीके से करने के लिए जानता है, और वो तुम लोग की तरह वीक नहीं है जो प्रॉब्लम को ना सॉल्व कर पाए, वो अपना प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर लेगा। तुम्हें उन सब चीज़ों में पढ़ने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो काफ़ी स्ट्रांग है। और उसके बाद जिधर से वो जाली फांग के आया था उधर से वापस जाली फांग के जाने लगता है, मतलब स्कूल के रूफ का जो जाली है उसे फांग के दोबारा स्कूल के दीवारों से चलते हुए फिर नीचे जाएगा। तो सूजी बोलती है तुम, अब तो हमें पता भी चल गया कि तुम वहीं पे लटके हुए थे, तो तुम्हें उधर से जाने का कोई भी जरूरत नहीं है, तुम सीढ़ी लेके जाओ। लेकिन सुयुक इसका बात को नहीं सुनता है, वो जिधर से आया था उधर से ही जाता है। और इतना होने के बाद कैप्टन सूजी से बोलता है मुझे तुमसे बस एक ही बात कहनी थी कि डायगोन आज नहीं आया है, और क्लास 9 की सीना भी नहीं आई है। तुम्हें क्या लगता है मैं डायगोन के बारे में जानने के लिए कि वो क्यों नहीं आया सबसे पहले तो तुम्हारे पास आया था? नहीं, मैं पहले क्लास 9 गया था, वहां पे वो लड़की नहीं दिखी, उसके बाद मैं तुम्हारे पास आया और तुमसे सवाल किया, बस मुझे इतना ही कहना था। अब तुम समझ जाओ कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही है। और सूजी यहाँ पे परेशान, सीना के साथ भी कोई डायगोन का चल रहा है। वहां से अलविदा कहते हुए निकल जाते हैं, और सूजी वही काफी ज्यादा दुखी हुए गिर जाती है जमीन पे कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ, डायगोन क्या कर रहा है। और ये लोग काफी ज्यादा दुखी थे तीनों के तीनों, और सोच रहे थे कि हमें अब ताकतवर बनना पड़ेगा ताकि हम लोग डायगोन का मदद कर सके। दूसरी साइड डायरेक्टर डायगोन को बोल रही होती है ग्रेफियन कल्ट से ही मर्ड का सप्लाई होता है, ये ऑब्वियस सब बात है, क्योंकि वहीं पे ये सब कुछ चालू हुआ है और वहीं से ये सब कंट्रोल किया जा रहा होगा, ये मुझे लगता है। और अभी तक मुझे उन लोगों का इंटेंशन पता नहीं है कि वो लोग आगे और क्या करने वाले हैं, और इन सभी की चीजों का इस्तेमाल करते हुए वो लोग किस लेवल तक जाने वाले हैं। और उन लोगों का इंटेंशन तो मुझे पता नहीं है कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो लोग का इंटेंशन मुझे सही तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। वो लोग इससे जरूर कुछ बुरा ही करेंगे। और हम लोगों का अगला प्लान चालू होने से पहले मुझे कुछ तुमसे सवाल पूछना है डायगोन। मुझे जानना है तुम्हारा और पार्क हिजुन का रिलेशन कैसा है, तुम लोग एक दूसरे को कैसे जानते हो। दूसरी साइड ऑर्फनेज में वो सारे पेपर्स पहुंच गए होते हैं जिन पेपर्स का पता लगाने के लिए इस बंदे ने कहा था कि जो भी डायगोन के बारे में पता चलता है स्कूल में जो कुछ भी हो रहा, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें, जितने भी रैंडम चीजें, सारे का सारा इन्फॉर्मेशन इसका पास होना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन इसके पास पहुंच। और इसे पता चलता है बुली फॉर बुलीज प्रोजेक्ट के बारे में। और ये बोलता है एक ऐसे बंदे को बाहर से ले आके स्कूल में रखना जो कि ताकतवर हो और जिससे उन बुलीज को हराया जा सके जो कि लोगों को परेशान करते हैं स्कूल के अंदर। पर ये सब तो ठीक है, मगर इसमें ग्रेफियन कल्ट क्यों आ गया? वो हमसे क्यों लड़ाई कर रहा है? हम लोग इस प्लान का हिस्सा कब से हो गए? उसका तो बस काम था स्कूल के अंदर ही जो बुली हो रहा है उन सभी लोगों को मारपीट करके शांत कराना और जो स्टूडेंट्स है उन्हें परेशान होने से बचाना। तो इसमें हम कैसे शामिल हो गए? तो ये बोलता है कि इसमें इस लिस्ट में हमारा नाम तो है, क्या चेयरमैन पागल हो चुका है जो हमारा नाम इस लिस्ट में डाल दिया? या फिर ऐसा हो सकता है जिस बंदे को तुमने ये सब कुछ लाने भेजा उसने सारा रैंडम इन्फॉर्मेशन भी लेके आया, तो सब हो सकता है मिक्सअप हो गया हो जिसका वजह से हमें ऐसा लग रहा है। जरा तुम ही अपना दिमाग लगा के सोचो, इन्होंने एक ऐसे बंदे को ढूंढा जो कि मारपीट करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, पर वो एक अकेला लड़का है, वो कितना ही कुछ कर पाएगा। मुझे पता है वो ताकतवर है, लेकिन क्या वो इतना ताकतवर है कि हम लोग सबको हरा पाएगा? तो अपना लॉजिक लगाओ। क्यों बालमांग, तुम्हें भी ये सब कुछ सही लगता है? ये सब कुछ एक नॉनसेंस है कि एक अकेला बंदा हम सभी को हरा पाएगा। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम शांत क्यों खड़े हो? और बालमांग यहाँ बस अपना दिमाग खुजा रहा होता है और इसका बॉस भी कोई जवाब नहीं दे रहा होता है, क्योंकि ये लोग अभी अभी डायगोन से पिट के आए हुए रहते हैं, तो इन्हें तो पता ही है डायगोन कितना ज्यादा ताकतवर है। तो ये बंदा बोलता है ठीक है मैं समझ गया, वो पावरफुल है, वो हम सभी को हरा सकता है। तो चेयरमैन का इन सब चीजों के पीछे इंटेंशन, वो डायगोन को हमारे पीछे क्यों भेजना चाहता है? तो उसके बाद ये बताने चालू करता है कि आगे रीजन क्या हो सकता है जो डायगोन के इन लोगों के पीछे भेजा जा रहा है। ऑर्फनेज की स्टार्टिंग से ही चेयरमैन काफी अच्छा रिलेशन बना के रखा हुआ था हम लोगों के साथ। हम लोगों को जितना भी जरूरत की चीज थी वो सब कुछ को वो पूरा करता था, एक शैडो में रह के। मतलब पब्लिक को नहीं पता था कि ग्रेफियन कल्ट और चेयरमैन के बीच में कोई रिलेशन, लेकिन ये बिना लोगों को पता चले सारा
सारा काम अपना ग्रेफियन कल्ट से संभालता था। और उसके कुछ दिनों बाद ये सेकेंड चेयरमैन बना ग्रेफियन एजुकेशन फाउंडेशन का, और ये सब कुछ हो रहा था डाइजॉन के अंदर। और जो चेयरमैन इतना ज्यादा मेहनत करके चेयरमैन के पोस्ट तक पहुंचा था, वो अकेला उसका मेहनत नहीं था, हम लोग का ही मेहनत था। हम लोगों ने अपने हाथों को खून से रंगा, तब जाके वो वहां पे पहुंच पाए, क्योंकि जितने भी उसके एनिमीज उन लोगों को मारना हमारा ही काम था, हम लोगों को वो चीज सौंपा गया था। तो अभी आते हैं प्रेजेंट में। चाहे बोलता है सब कुछ ठीक तो चल रहा था, लेकिन अब ये अचानक से क्या हो गया। हम लोग तो वही काम कर रहे थे जो चेयरमैन ने करने के लिए हमें कहा था। चेयरमैन ये चाहता है कि हम लोगों ने जो उसका काम कर दिया, एक ऐसा चाकू उसका इस्तेमाल करके चेयरमैन आगे बढ़ा, और जब उसमें खून लग गया तो वो उससे दूरी बनाना चाहता है और उसे अपने से दूर करना चाहता है। तो ये बोलता है तुमने सही कहा, और ये बात काफी ज्यादा पुराना है। और उस टाइम से लेकर अभी तक चेयरमैन तो काफी डेवलप हुआ, वो अपना इमेज को क्लीन बनाए रखा, लेकिन हमारे साथ अभी भी वो खून लगा हुआ है जो हमने चेयरमैन के लिए बहाया था। और चेयरमैन ये जानता है कि इसका दाग अगर गलती से उसके ऊपर पड़ गया तो उसका पोजीशन के लिए वो अच्छा नहीं रहेगा। और भले ही चेयरमैन के लिए हम लोग काफी ज्यादा यूजफुल रहे हों, पर हमारे ऊपर काफी सारे केसेस भी लगे हैं, काफी ज्यादा मर्डर्स भी हमने किए हैं। अगर ये सब कुछ बाहर आ गया तो चेयरमैन के लिए अच्छा नहीं होगा। और चेयरमैन ये चाहता भी नहीं है कि वो एक ऐसा चाकू अपने साथ रखे जिसमें काफी सारे खून लगे हों, खून के छींटे कभी भी उस तक पहुंच जाए। तो इससे पहले हम लोग चेयरमैन के लिए परेशानी बन जाए, वो हमें ठिकाने लगाना चाहता है। ये बोलता है रुक जा बॉस, क्या तुम कल रात को अच्छी तरीके से सोए थे? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है तुम बातें खुद से बना के बोल रहे हो। चेयरमैन ऐसा तो नहीं कर सकता जितना तक मुझे लगता है। तो ये बोलता है नहीं, तुम गलत बोल रहे हो। मेरा दिमाग जितना शार्प पहले था अभी भी उतना ही शार्प है, और मैं अपने दिमाग का सुनता हूँ, और मैंने अच्छी तरीके से सो के अपने दिमाग को अच्छा रेस्ट भी दिया है, और मेरा दिमाग अब गलत नहीं कह सकता है। और चेयरमैन पहले डार्क कलर का सूट पहनता था, अब काफी ज्यादा रंग बिरंगे और अच्छे कलर्स के सूट पहनने लगा है। तो इससे पहले चेयरमैन हमारे साथ कुछ करे, हमें भी अपना थोड़ा चेयरमैन को दिखाना पड़ेगा कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं, और ब्लड्स के कुछ बूंदे चेयरमैन के सूट पे भी डालना पड़ेगा, ताकि हमारा बॉन्ड अच्छी तरीके से बना रहे और उसे कभी ऐसा ना लगे उसे हमारा जरूरत नहीं है। तो उसके बाद वो पूछता है कि हम लोग एक साथ कितने सारे मर्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो ये बोलता है अब हम लोग मर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ग्रेमरियोंग हाई से, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्फनेज से होने वाला था अब वहां से होगा। तो ये लोग काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और बोलते हैं हमें जिस तरह ऑर्डर दिया गया है हमें उसी तरह काम करना चाहिए, हमें अपने प्लान में चेंज नहीं करना चाहिए। आखिर तुम्हारा प्लान क्या है? तुम दिमाग में सोच क्या रहे हो? तुम करना क्या चाह रहे हो?